हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑन माय चैनल इलेक्टेक। आज हम लोग देखेंगे शिफ्टिंग ऑफ ओहमिक पैरामीटर्स ऑफ प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर के बारे में। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल इलेक्टेक को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है और अगर बेल आइकॉन का अगर प्रेस नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को जो है वो प्रेस कीजिए ताकि चैनल के सभी नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं। शिफ्टिंग ऑफ ओमिक पैरामीटर्स ऑफ प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर। तो देखिए, एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू आज का जो ये वीडियो है वो काफी इंपॉर्टेंट माना जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर किसी पर्टिकुलर प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर जो है उसका अगर आपको लॉसेस फाइंड आउट करने हैं, इफिशियंसी फाइंड आउट करने के लिए, या फिर वोल्टेज रेगुलेशन फाइंड आउट करना है, इसका ही मतलब अगर आपको ट्रांसफॉर्मर के परफॉर्मेंस को अगर जज करना है, ट्रांसफॉर्मर का अगर एनालिसिस करना है, तो एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू शिफ्टिंग ऑफ पैरामीटर्स ये प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर में इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहां मैं एक कॉपर लॉस का एग्जांपल लेके आपको समझाने की कोशिश करने वाला हूं, तो थोड़ा कॉन्सेंट्रेट कीजिए मेरे एग्जांपल पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अगर सपोज मुझे अगर ट्रांसफॉर्मर का अगर कॉपर लॉस फाइंड आउट करना है तो फिर कोई कैसा करेगा। तो देखिए कैसा होता है, दिक्कत इसीलिए है क्योंकि प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर जो है इसमें दो इलेक्ट्रिकल साइड होते हैं, आपको पता है। प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर हो या आइडियल ट्रांसफॉर्मर हो, मुझे ऐसा बोलना है कि ट्रांसफॉर्मर जो रहता है उसमें दो साइड्स रहते हैं, एक प्राइमरी साइड और एक सेकेंडरी साइड। तो देखिए, इलेक्ट्रिकली आइसोलेशन रहता है दोनों साइड्स के बीच में। तो इस वजह से क्या होता है, अगर आप ट्रांसफॉर्मर का एनालिसिस अगर कर रहे हो या फिर इफिशियंसी, लॉसेस, वोल्टेज रेगुलेशन अगर जैसे फाइंड आउट अगर आप करना चाह रहे हो, तो आपको दोनों साइड्स के इंडिविजुअल कैलकुलेशंस करने पड़ते हैं और फिर उनका अगर आप कम्युलेटिव इफेक्ट लोगे तो आप एनालिसिस कर सकते हो ट्रांसफॉर्मर का। तो वो जो प्रोसेस है वो हो सकता है कि काफी टाइम कंज्यूमिंग, लेबरियस आपके लिए हो। तो अगर आपको रैपिड कैलकुलेशन करने हैं, काफी फास्ट कैलकुलेशन करने हैं, तो आपको एक टेक्निक जो है वो आपके पास होनी चाहिए, और वो जो टेक्निक है उसका ही नाम है शिफ्टिंग ऑफ पैरामीटर्स। तो ट्रांसफॉर्मर में ये आपको पता चल गया कि पैरामीटर्स को क्यों शिफ्ट करते हैं। तो देखिए, एक एग्जांपल के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो देखिए, सपोज अगर प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर अगर मेरे पास है और कोई मुझे अगर बोलता है कि मुझे कॉपर लॉस फाइंड आउट करना है, टोटल कॉपर लॉस फाइंड आउट करना है ट्रांसफॉर्मर का, तो कोई कैसा करेगा। तो देखिए, ये एग्जांपल आप लोग यहां थोड़ा कंसंट्रेट कीजिए एग्जांपल पे। ये ट्रांसफॉर्मर का प्राइमरी साइड है और ये ट्रांसफॉर्मर का सेकेंडरी साइड। तो अगर कॉपर लॉस फाइंड आउट करना है पूरे ट्रांसफार्मर का, तो मुझे पहले प्राइमरी वाइंडिंग में जो कॉपर लॉस, प्राइमरी वाइंडिंग के रेजिस्टेंस के वजह से जो कॉपर लॉस होता है वो मैं पहले फाइंड आउट करूंगा। और आप सब लोगों को पता है कि कॉपर लॉस का जो फॉर्मुलेशन होता है वो आई स्क्वायर आर है। वाइंडिंग का ओमिक नेचर, रेजिस्टेंस जो होता है वो, और वाइंडिंग में फ्लो होने वाला करंट, तो करंट स्क्वायर आई स्क्वायर आर, ये आपका फॉर्मुलेशन होगा कॉपर लॉस का। तो अगर प्राइमरी वाइंडिंग का कॉपर लॉस अगर आपको फाइंड आउट करना है, तो देखिए I1 ये प्राइमरी वाइंडिंग में फ्लो होने वाला करंट है और R1 है प्राइमरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस। तो प्राइमरी वाइंडिंग का कॉपर लॉस अगर आपको चाहिए तो फॉर्मुलेशन क्या होगा, I1 square R1, where I1 is the current flowing through primary winding and R1 is the resistance of primary winding. So I1 square R1 ये जो है ये आपका कॉपर लॉस होगा प्राइमरी वाइंडिंग की वजह से जो हो रहा है वो। तो देखिए, WCU1 मैंने शॉर्ट में लिख के रखा है, WCU1 मतलब प्राइमरी वाइंडिंग का कॉपर लॉस। ठीक उसी तरह सेकेंडरी वाइंडिंग का कॉपर लॉस अगर फाइंड आउट करना है तो वो होगा I2 स्क्वायर R2, जहां आप देखिए R2 ये सेकेंडरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस है और I2 ये सेकेंडरी वाइंडिंग में फ्लो होने वाला करंट। तो I2 स्क्वायर R2 ये आपको देगा सेकेंडरी वाइंडिंग में जो कॉपर लॉस हो रहा है वो। तो अगर आपको टोटल कॉपर लॉस चाहिए तो आपको क्या करना होगा, आपको दोनों साइड जो है उसका जो कॉपर लॉस है उसका कम्युलेटिव इफेक्ट लेना पड़ेगा। तो इस वजह से देखिए, टोटल कॉपर लॉस अगर आपको चाहिए तो ये बेसिक टेक्निक हो सकती है आपके लिए, I1 स्क्वायर R1 प्लस I2 स्क्वायर R2। इसका ही मतलब बेसिक टेक्निक क्या है,
अगर I1 स्क्वायर R1 ये प्राइमरी वाइंडिंग में होने वाला कॉपर लॉस है और I2 स्क्वायर R2 ये सेकेंडरी वाइंडिंग में होने वाला कॉपर लॉस है, तो दोनों का समेशन कम्युलेटिव इफेक्ट से आप टोटल कॉपर लॉस फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन ये तो बेसिक टेक्निक है जो काफी टाइम कंज्यूमिंग, लेबरियस हो सकती है। तो अगर इसके अलावा अगर आपके पास कोई टेक्निक है जो रैपिड कैलकुलेशन आपको दे, या फिर कोई एक पर्टिकुलर साइड का कंसिडरेशन आप लोग अगर करके अगर कॉपर लॉस अगर फाइंड आउट कर सकते हो, तो ये काफी बेटर हो सकता है। तो इंस्टेड ऑफ कंसिडरिंग इंडिविजुअल साइड्स फॉर कैलकुलेशन, अगर आप कोई एक साइड में ही पूरे कैलकुलेशन अगर कर सको, तो आपका कंफ्यूजन, डिस्टर्बेंस और टाइम बच सकता है। तो देखिए, अगर आपको रैपिड कैलकुलेशन करना है तो किसी एक पर्टिकुलर साइड में, इंडिविजुअल किसी पर्टिकुलर साइड में, चाहे वो प्राइमरी साइड हो या सेकेंडरी साइड हो, कैलकुलेशन कैसे किए जा सकते हैं। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं अगेन। तो देखिए, एक एग्जांपल मैंने लिया हुआ है। तो देखिए, अभी मैं एग्जांपल में ये कंसीडर कर रहा हूं कि अगर किसी को सेकेंडरी साइड में ही कैलकुलेशन अगर करना है, ट्रांसफार्मर का जो सेकेंडरी साइड है उसमें ही अगर पूरे कैलकुलेशंस अगर करने हैं और अगर कॉपर लॉस फाइंड आउट करना है, तो कोई कैसा करेगा? इंडिविजुअल साइड नहीं कंसीडर करना है, वो बेसिक टेक्निक हो गई। अभी हम लोग देख रहे हैं किसी पर्टिकुलर एक साइड में ही पूरे कैलकुलेशन अगर किसी को करना है, तो वो कैसा कर सकता है ट्रांसफार्मर में। ये जो टेक्निक है वो हम देख रहे हैं। तो अभी सबसे पहले एग्जांपल के लिए मैं कंसीडर कर रहा हूं सेकेंडरी साइड। मैं पूरा का पूरा कैलकुलेशन अभी सेकेंडरी साइड में करने में इंटरेस्टेड हूं और कॉपर लॉस फाइंड आउट करने में इंटरेस्टेड हूं। तो मैं क्या करूंगा, देखो कॉपर लॉस किसके वजह से हो रहा है? रेजिस्टेंस की वजह से हो रहा है। तो देखिए, सेकेंडरी साइड जो है वो कंसीडर करते हैं। तो क्या किया है, देखो सेकेंडरी वाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस है, देखिए आप सेकेंडरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस है R2, तो यहां पे भी देखिए आप सेकेंडरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस जो है R2 वो अपने साइड में ही है। अगर मुझे सेकेंडरी साइड को ही अगर कॉन्सेंट्रेट करना है, तो मैं क्या करूंगा, मैंने क्या किया है, प्राइमरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस जो है R1 उसे भी शिफ्ट कर दिया सेकेंडरी साइड में। तो देखिए, एक बात मैं यहां बताना चाहूंगा आपको, कोई भी पैरामीटर अगर शिफ्ट होता है, चाहे वो प्राइमरी से सेकेंडरी में शिफ्ट हो या सेकेंडरी से प्राइमरी में शिफ्ट हो, तो उसे डैश से रिप्रेजेंट करते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो देखिए, R2 जो है ये सेकेंडरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस है और वो अपने सेकेंडरी साइड में ही है। लेकिन R1 जो कि प्राइमरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस था, और अगर वो प्राइमरी वाइंडिंग से सेकेंडरी में शिफ्ट हुआ है, तो देखिए मैंने उसको डैश से रिप्रेजेंट किया है। इसका मतलब क्या हुआ कि अभी पूरा रेजिस्टेंस जो है ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी का तो सेकेंडरी में है R2, इसीलिए उसे डैश से रिप्रेजेंट नहीं किया गया है। आप देखिए, डैश से रिप्रेजेंट नहीं किया गया है, लेकिन प्राइमरी का जो रेजिस्टेंस है R1 उसे मैंने शिफ्ट कर दिया सेकेंडरी में, तो इसीलिए उसे यहां पे डैश से रिप्रेजेंट किया है। तो इस तरह से अभी देखिए, टोटल रेजिस्टेंस जो है ट्रांसफार्मर का वो अभी सेकेंडरी साइड में अवेलेबल है पूरा का पूरा। तो इस तरह से उसे हम लोग बोल रहे हैं R02। R02 जो है, इसका मतलब है टोटल या फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ ट्रांसफार्मर अवेलेबल इन द सेकेंडरी साइड, R02। और R02 को अगर फाइंड आउट करना है तो आप R1 डैश प्लस R2 लिख सकते हो। इस तरह से अभी क्या हुआ, मुझे पूरा का पूरा कैलकुलेशन जो है वो सेकेंडरी साइड में करना था, इसीलिए मैं पूरा का पूरा रेजिस्टेंस जो है अभी मैंने सेकेंडरी साइड में जो है वो कंसीडर किया है। सेकेंडरी का रेजिस्टेंस R2 तो सेकेंडरी साइड में था, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्राइमरी का जो R1 रेजिस्टेंस था उसे भी हम लोगों ने अभी सेकेंडरी में शिफ्ट किया है और उसे इसीलिए क्या लिखाया है, डैश से रिप्रेजेंट किया है। इस तरह से प्राइमरी में अभी कुछ भी नहीं है, क्योंकि प्राइमरी का R1 यहां शिफ्ट हो गया है, तो इसको डैश से हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया है। तो इस तरह से R1 डैश प्लस R2 ये कंबाइनली हम लोग बोल सकते हैं R02। तो अगर आपको अभी ट्रांसफार्मर का कॉपर लॉस फाइंड आउट करना है, तो आप इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हो। अब देखिए, I स्क्वायर R ये फॉर्मूलेशन है, तो अभी पूरा का पूरा ट्रांसफार्मर का रेजिस्टेंस ये सेकेंडरी साइड में है और वो है R02। तो R02 ये टोटल या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है ट्रांसफार्मर का जो अवेलेबल है सेकेंडरी साइड में, और सेकेंडरी साइड का करंट जो है वो क्या है, I2। तो I2 स्क्वायर R02 ये आपको देगा कॉपर लॉस, और उस वो वही वैल्यू होगा, वही मैग्नीट्यूड होगा जो आपको ये बेसिक टेक्निक से मिलेगा। लेकिन डिफरेंस है, देखिए पहला जो टेक्निक था वो बेसिक टेक्निक था, उसमें आपने इंडिविजुअल साइड में कैलकुलेशंस किए। प्राइमरी साइड का कॉपर लॉस अलग से निकाला जो था I1 स्क्वायर R1, सेकेंडरी साइड का कॉपर लॉस सेकेंडरी वाइंडिंग का वो आपने अलग से फाइंड आउट किया, उसके लिए आपने I2 स्क्वायर R2 ये यूज किया फॉर्मूलेशन, और दोनों को कंबाइनली कंसीडर किया तो आपको टोटल कॉपर लॉस मिला। लेकिन अगर किसी को कोई एक ही साइड यूज करके अगर कॉपर लॉस फाइंड आउट करना है, चाहे वो सेकेंडरी साइड हो
या प्राइमरी साइड हो और वही वैल्यू चाहिए, तो ये पॉसिबल है फाइंड आउट होना। तो इस तरह से अभी हम लोगों ने सेकेंडरी साइड को यूज किया और सेम कॉपर लॉस कैलकुलेट किया, जो बेसिक टेक्निक से इंडिविजुअल कैलकुलेशन करके किसी को मिल सकते हैं। और ये वो टेक्निक थी। और I2 स्क्वायर R02, देखिए आप R02 ये टोटल रेजिस्टेंस अभी जो सेकेंडरी साइड में है और I2 ये करंट, तो I2 स्क्वायर R02 ये हो गया कॉपर लॉस, पूरा सेकेंडरी साइड का यूज करके हम लोगों ने कैलकुलेट किया हुआ। लेकिन देखिए एक दिक्कत है इसमें, ये टेक्निक अगर यूज करना है तो देखिए आपको R1 डैश का वैल्यू फाइंड आउट करना होगा, क्योंकि R1 ये वो रेजिस्टेंस है जो प्राइमरी वाइंडिंग में था। अगर आप उसको शिफ्ट किया है आपने सेकेंडरी साइड में, तो उसका नाम हो गया R1 डैश, वो हुआ R1 डैश। लेकिन देखिए क्या ये पॉसिबल है कि आप कोई भी रेजिस्टेंस कहां से भी कोई भी साइड से शिफ्ट कर सको? या शिफ्ट कर सकते हैं आप, दिक्कत नहीं है, लेकिन देखिए रेजिस्टेंस से लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो क्या है, आप शिफ्ट तो कर सकते हो, लेकिन देखिए उस वजह से लॉस में चेंजेस नहीं होने चाहिए। जैसे कि देखिए आपने रेजिस्टेंस R1 को शिफ्ट किया है, R1 प्राइमरी में था, आपने उसे सेकेंडरी में शिफ्ट किया है, तो क्या है, जब R1 प्राइमरी में था तो उस वजह से प्राइमरी में जितना कॉपर लॉस हो रहा था, सेम कॉपर लॉस, उतना ही कॉपर लॉस सेम रेजिस्टेंस R1 की वजह से होना चाहिए जब वो सेकेंडरी में शिफ्ट हो। तो ये कंडीशन होगी आपकी फॉर्मुलेशन फाइंड आउट करने की। तो एक छोटा सा प्रूफ यहां पे मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं, बिल्कुल सिंपल टेक्निक है। अब देखिए R1 रेजिस्टर जो है, जब वो प्राइमरी साइड में था तो उस वजह से I1 स्क्वायर R1 इतना कॉपर लॉस हो रहा था। लेकिन अगर R1 यहां से शिफ्ट हुआ सेकेंडरी साइड में, तो उसका नाम हो गया R1 डैश, तो उस वजह से यहां कॉपर लॉस कितना होगा, I2 स्क्वायर R1 डैश होगा। देखिए अभी कॉपर लॉस का फॉर्मूला तो I स्क्वायर R है, R1 जब प्राइमरी में साइड में था तो उस वजह से I1 स्क्वायर R1 इतना कॉपर लॉस हो रहा था। अब देखिए I1 स्क्वायर R1 जब प्राइमरी साइड में था, देखिए इस तरह से, तो I1 स्क्वायर R1 ये कॉपर लॉस हो रहा था। तो अगर आपने वो R1 को शिफ्ट किया है सेकेंडरी में, तो उतना ही कॉपर लॉस होना चाहिए उस वजह से, R1 की वजह से सेकेंडरी साइड में। तो इक्वेट करना पड़ेगा आपको, तो ही आप फॉर्मुलेशन सही फाइंड आउट कर सकोगे। तो देखिए R1 जब सेकेंडरी साइड में गया तो वो बना R1 डैश, और ये सेकेंडरी साइड का करंट हो जाएगा फिर I2, तो I2 स्क्वायर R1 डैश ये होगा कॉपर लॉस का फॉर्मूला शिफ्ट होने के बाद का। तो ये दोनों को मैं इक्वेट करूंगा, क्योंकि देखिए आप रेजिस्टेंस को शिफ्ट तो कर सकते हो, लेकिन कॉपर लॉस उतना ही होना चाहिए, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है। R1 जब प्राइमरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस है और वो जब प्राइमरी वाइंडिंग में है, तो उस वजह से I1 स्क्वायर R1 इतना कॉपर लॉस हो रहा है, तो सेम रेजिस्टेंस R1 जब R1 डैश बन के सेकेंडरी में जाता है, तो उस वजह से वहां पे भी सेम कॉपर लॉस होना चाहिए, तो ही आप शिफ्ट कर सकते हो। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है, सेटिस्फैक्टरी कंडीशन है। तो इसलिए हमने दोनों कॉपर लॉस को इक्वेट किया हुआ है। I1 स्क्वायर R1, ये R1 रेजिस्टेंस जब प्राइमरी में था तो उस वजह से जो कॉपर लॉस हो रहा था वो है, और जब ये रेजिस्टेंस इधर शिफ्ट हुआ तो R1 डैश बन गया और वो ये करंट हो जाएगा फिर I2, तो I2 स्क्वायर R1 डैश यहां का कॉपर लॉस होगा। तो दोनों सेम होना चाहिए, इक्वेट करना है हम लोगों को, तब जाके हम R1 डैश का फॉर्मुलेशन ढूंढ पाएंगे। तो किस तरह से मिलेगा वो देखिए आगे। तो R1 डैश क्या होगा, I1 स्क्वायर R1 डिवाइड बाय I2 स्क्वायर। तो यहां पे देखिए I1 स्क्वायर बाय I2 स्क्वायर, ठीक है, देखिए स्क्वायर कॉमन निकाल लिया तो I1 बाय I2 का होल स्क्वायर लिख लिया और ये हो गया R1। तो देखिए आपको पता है कि ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो K जो होता है ट्रांसफार्मर के केस में, उसका फॉर्मूला होता है I1 बाय I2 करंट के लिए। वैसे तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो K इज इक्वल टू क्या होता है, V2 बाय V1 इक्वल टू N2 बाय N1 इक्वल टू E2 बाय E1, लेकिन अगर करंट के लिए यूज करना है तो आपको पता है K ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ये I1 बाय I2 होता है। तो अगर I1 बाय I2 अगर K है तो K का स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं, R1 यहाँ पे एज इट इज है। तो यहां से क्या क्लियर हुआ कि कोई भी रेजिस्टेंस जब प्राइमरी साइड में है और अगर आप उसको शिफ्ट करते हो सेकेंडरी साइड में, तो आप कर सकते हो शिफ्ट, लेकिन K स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना होगा, तो आपको नया वैल्यू मिलेगा शिफ्ट होने के बाद का। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो अगर इस तरह से अगर R1 डैश आपको अवेलेबल हो जाता है, तो R1 डैश प्लस R2 अगर आप करोगे तो आपको R02 अवेलेबल होगा, और आप इस तरह से कॉपर लॉस फाइंड आउट कर पाओगे किसी एक पर्टिकुलर सेकेंडरी साइड का ही यूज करके। देखिए R2 का कोई रोल नहीं है, वो सेकेंडरी का रेजिस्टेंस है और वो सेकेंडरी में ही है। आपने शिफ्ट प्राइमरी वाइंडिंग के रेजिस्टेंस R1 को किया, इसीलिए वो जो वैल्यू चेंज होगा आफ्टर शिफ्टिंग उसका ये फॉर्मुलेशन है। तो उसके लिए कंडीशन क्या थी, कॉपर लॉस, लॉस सेम होना चाहिए। तो इस तरह से देखिए हम लोगों ने क्या किया है,
बेसिक टेक्निक के अलावा कॉपर लॉस फाइंड आउट कर लिया है किसी एक पर्टिकुलर सेकेंडरी साइड का ही यूज करके, लेकिन उसके लिए रेजिस्टेंस जो शिफ्ट हुआ है उसका फॉर्मूला क्या है वो अभी हमने प्रूव किया हुआ है। तो किस तरह से अभी ये क्लियर हो गया कि प्राइमरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस जो है वो अगर सेकेंडरी साइड में शिफ्ट होता है तो मल्टीप्लाई बाय के स्क्वायर आपको करना होगा, तो आपको प्रॉपर वैल्यू उसका मिलेगा और आप उसको यूज कर सकोगे कॉपर लॉस को फाइंड आउट करने के लिए। तो ये तो हो गया शिफ्टिंग ऑफ रेजिस्टेंस फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी। लेकिन ये भी पॉसिबल है कि आप पूरा का पूरा कैलकुलेशन कॉपर लॉस फाइंड आउट करने के लिए प्राइमरी साइड में ही कर सकते हो। तो यहां पे देखिए वो एग्जांपल भी मैंने कंसीडर किया हुआ है। तो देखिए चलिए वो एग्जांपल देखते हैं। तो देखिए R1 जो है ये प्राइमरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस है और वो अपने प्राइमरी साइड में ही है, लेकिन सेकेंडरी वाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस था R2 वो मैंने सेकेंडरी से प्राइमरी में शिफ्ट किया है, इसीलिए इस बार डैश मैंने उसको कनेक्ट किया हुआ है। तो इस तरह से आप देखिए अभी पूरा का पूरा ट्रांसफार्मर का इक्विवेलेंट या टोटल रेजिस्टेंस ये प्राइमरी साइड में है और उसे बोला जाएगा R01। सो R01 इज बेसिकली व्हाट? R01 is the total or equivalent resistance of the practical transformer available in the primary side। R1 ये प्राइमरी का रेजिस्टेंस है और वो प्राइमरी में ही है। R2 ये सेकेंडरी का रेजिस्टेंस था यहां का, हमने उसको यहां से शिफ्ट कर दिया प्राइमरी में, इसलिए डैश से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो टोटल रेजिस्टेंस क्या हुआ जो प्राइमरी साइड में अवेलेबल है वो हुआ R1 प्लस R2 डैश। आप देखिए R1 प्लस R2 डैश और उसे हम कंबाइनली बोल रहे हैं R01। अब देखिए पूरा का पूरा रेजिस्टेंस हम लोगों ने लेके आए हैं प्राइमरी साइड में। अभी अगर आपको कॉपर लॉस कैलकुलेट करना है तो आप कर सकते हो और वो जो कॉपर लॉस होगा वो पूरा प्राइमरी साइड यूज करके आपने कैलकुलेट किया हुआ होगा। तो उसके लिए देखिए क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला क्या होगा, सिंपल है, आई स्क्वायर आर फॉर्मूला होगा, लेकिन करंट अभी प्राइमरी साइड का होगा I1 स्क्वायर और रेजिस्टेंस होगा R01। तो इस तरह से आप पूरा का पूरा कॉपर लॉस फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन प्राइमरी साइड का ही यूज करके। और एग्जैक्टली देखिए यकीन मानिए आपको वही वैल्यू मिलेगा जो आपको बेसिक टेक्निक यूज करने से मिला है या फिर पूरा का पूरा रेजिस्टेंस सेकेंडरी साइड में शिफ्ट करने से मिला है, वही वैल्यू मिलेगा। लेकिन अगेन एक दिक्कत है, आपके पास क्या अवेलेबल होना चाहिए, R01 निकालने के लिए आपके पास R2 डैश का वैल्यू अवेलेबल होना चाहिए। आपके पास R2 का वैल्यू है, R2 ये सेकेंडरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस है, तो जब वो सेकेंडरी साइड में अवेलेबल है तब का वैल्यू आपके पास अवेलेबल है, लेकिन आपने तो उसे शिफ्ट किया है प्राइमरी साइड में। तो क्या आप ये कर सकते हो? हाँ कर सकते हैं, लेकिन अगेन कंडीशन क्या होगी, R2 जब अपने सेकेंडरी साइड का रेजिस्टेंस जब वो सेकेंडरी साइड में था तो उस वजह से सेकेंडरी साइड में जितना कॉपर लॉस हो रहा था उतना ही कॉपर लॉस ये प्राइमरी साइड में जब वो शिफ्ट होगा रेजिस्टेंस तब आपको मिलना चाहिए। तो ये अगेन कंडीशन होगी, तो हमने वही कंडीशन यूज की है। देखिए I2 स्क्वायर R2 जब सेकेंडरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस सेकेंडरी साइड में था तो I2 स्क्वायर R2 ये कॉपर लॉस हुआ करता, ये कॉपर लॉस आपका होगा। जब सेकेंडरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस ये सेकेंडरी वाइंडिंग में है तो I2 स्क्वायर R2 ये कॉपर लॉस होगा। लेकिन जब R2 ये प्राइमरी साइड में शिफ्ट हुआ तो R2 डैश बन गया रेजिस्टेंस और करंट आपको अभी I1 यूज करना पड़ेगा, तो I1 स्क्वायर R2 डैश ये तब का कॉपर लॉस होगा जब आपका R2 ये प्राइमरी साइड में शिफ्ट हुआ है और बन गया है R2 डैश। तो करंट अभी आपको प्राइमरी का यूज करना पड़ेगा क्योंकि अभी रेजिस्टेंस प्राइमरी साइड में शिफ्ट हुआ है, तो ये आपका होगा कॉपर लॉस। तो दोनों को आपने इक्वेट किया हुआ है अभी। तो आप देखिए अगेन आप यहां पे R2 डैश को फाइंड आउट कर सकते हैं, I2 स्क्वायर R2 अपॉन I1 स्क्वायर होगा, अगेन I2 बाय I1 का होल स्क्वायर और ये आपका R2 हो गया। लेकिन आपको अच्छे से पता है कि आपका K जो है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ये I1 बाय I2 है, तो अभी I2 बाय I1 को क्या लिखेंगे, 1 बाय K लिख सकते हैं। तो देखिए 1 बाय K पुट कर दिया और ये स्क्वायर एज इट इज है, तो 1 स्क्वायर इनटू 1 इनटू R2 होगा R2 और ये K स्क्वायर ये देखिए। तो इस तरह से आपको क्या पता चला कि सेकेंडरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस अगर आप शिफ्ट करते हो प्राइमरी साइड में तो आप कर सकते हो, लेकिन जितना कॉपर लॉस सेकेंडरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस जब सेकेंडरी साइड में था तो जितना हो रहा था I2 स्क्वायर R2 उतना ही कॉपर लॉस जब वो रेजिस्टेंस R2 जब यहां शिफ्ट होता है और R2 डैश बनता है और करंट फिर है I1 उसके वजह से उतना ही लॉस होना चाहिए। तो सेम कंडीशन हमने यूज की, इक्वेट किया दोनों कॉपर लॉस को और फाइंड आउट किया, तो ये रिजल्ट मिला, कंक्लूजन मिला। और वो क्या मिला है कि सेकेंडरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस जब प्राइमरी में शिफ्ट होता है तो डिवाइड बाय K स्क्वायर करना होता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है, जब कभी भी सेकेंडरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस आप प्राइमरी में शिफ्ट करते हो
तो डिवाइड बाय के स्क्वायर होगा। और जब कभी भी आप प्राइमरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस से सेकेंडरी में शिफ्ट करते हो तो मल्टीप्लाई बाय के स्क्वायर होता है। तो बहुत सारे लोग जो है वो याद करते हैं, बाहट करते हैं, मगअप करते हैं और हर बार उसको यूज करते हैं। तो ये तरीका नहीं हुआ। आपको कभी भी कंफ्यूजन हो सकता है या आप भूल सकते हो कभी। तो कभी काफी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी डायरेक्ट कैलकुलेशन करना पड़ता है बहुत सी बार। तो ये हमेशा के लिए आपको याद रखना पड़ेगा, लेकिन आपको प्रूफ होना चाहिए। आपके पास इसका प्रॉपर प्रूफ होना चाहिए कि आप ऐसा क्यों करते हो। तो अभी शायद आपको मेरे ख्याल से काफी अच्छे से समझ चुका है कि जब कभी भी रेजिस्टेंस ही नहीं, देखिए मैंने एग्जांपल रेजिस्टेंस लिया था, लेकिन रेजिस्टेंस से ओमिक वैल्यू है, तो सेम फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो रिएक्टेंस के लिए और इंपेडेंस के लिए, उनका भी यूनिट ओम है। तो जितने भी ओमिक वैल्यूज है, चाहे रेजिस्टेंस हो वाइंडिंग का, रिएक्टेंस हो वाइंडिंग का, या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस या रिएक्टेंस इंपेडेंस क्यों ना हो, सेम फॉर्मुलेशन आप यूज करोगे। जब कभी भी प्राइमरी साइड का कोई भी ओमिक वैल्यू ये सेकेंडरी साइड में शिफ्ट होता है तो मल्टीप्लाई बाय के स्क्वायर होगा। और जब कभी भी सेकेंडरी साइड का ओमिक वैल्यू प्राइमरी में शिफ्ट होता है तो डिवाइड बाय के स्क्वायर आपको करना होगा। इतना सिंपल ये था। और ये करने से आप रैपिड कैलकुलेशन कर सकते हो, आपको कंफ्यूजन कम होगा, टाइम कंज्यूमिंग नहीं होगा, लेबरियस नहीं होगा, और किसी पर्टिकुलर साइड का ही यूज करके आप पूरा कैलकुलेशन ट्रांसफार्मर का कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए मेरे चैनल इलेक्ट्रिक के साथ। अगर आपको आज के वीडियो का कंटेंट अगर सही में पसंद आया है तो ही लाइक कीजिएगा। आप बने रहिए मेरे साथ, ऐसी मैं लेके आऊंगा कुछ आने वाले वीडियोस में इंटरेस्टिंग कंसेप्ट्स आपके लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।